एक सीकर ने पूछा है, मैं एक लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ। शकील बदायूनी की गजल मेरे हम नफस मेरे हम नवा लव रिलेशनशिप में मेरे दर्द को और मेरे टॉर्चर को बयान करती है। ये रिलेशनशिप का दर्द और टॉर्चर क्या नॉर्मल है या नार्सिसिस्टिक है? देखिए, आपके दर्द को मैं बखूबी महसूस कर सकता हूँ, पूरी शिद्दत के साथ महसूस कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये एक इंटरेस्टिंग तरीका है क्वेश्चन पूछने का, और शायद आप इस तरीके से क्वेश्चन इसलिए भी पूछ पा रहे हैं क्योंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। और शकील बदायूनी की ये जो गजल है, मेरे हम नफस मेरे हम नवा, ये गजल जो है, ये आप अपनी लाइफ की सिचुएशन या अपनी रिलेशनशिप की सिचुएशन के साथ एक सिमिलैरिटी इसके साथ देख पा रहे हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सिमिलैरिटी देखना भी एक तरीके की थेरेपी है, क्योंकि जब आप ये सिमिलैरिटी देख पाते हैं किसी लिटरेचर में, किसी कविता में, अपने दुख या दर्द की झलक देख पाते हैं, उसके साथ सिमिलैरिटी देख पाते हैं, तो आपका जो दुख है, दर्द है, जो टॉर्चर है, वो वैलिडेट हो जाता है। और वैलिडेट होने से आपको आराम मिलता है। ये वैलिडेट होने का मतलब क्या है? वैलिडेट होने का मतलब ये है कि आपने ये देखा कि ये दुख दर्द आप ही का नहीं है, ये पोएट भी इस दर्द को महसूस कर पा रहा है, यानी दूसरे लोगों के अंदर भी इसी तरीके का सिमिलर दुख और दर्द है। इससे पता चलता है कि चूंकि ये दूसरे लोगों में भी है, इसका मतलब ये सिर्फ मेरे अंदर नहीं है। तो जब हम ये बात समझ पाते हैं, इसी को कहते हैं वैलिडेट होना। तो वैलिडेट जब हमारा पेन हो जाता है तो हम पेन को पर्सनली नहीं लेते, क्योंकि हम ये देख पाते हैं कि दूसरे लोग भी इस तरीके के पेन को महसूस कर रहे हैं। तो चूंकि दूसरे लोग भी महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ अकेले नहीं हैं जो हम इसको महसूस कर रहे हैं। तो इससे हम अपने पेन को पर्सनली लेना बंद कर देते हैं, या थोड़ा पर्सनली कम लेते हैं। इस पर्सनली कम लेने को ही हम कहते हैं पेन का वैलिडेशन, या पेन को वैलिडेट करना। तो ये पेन को वैलिडेट करना एक थेरेपी है। तो निश्चित रूप से शकील बदायूनी की ये जो गजल है, अगर इसमें आप सिमिलरिटी देख पा रहे हैं, तो आप अपने आप को वैलिडेट कर पा रहे हैं, इस अपनी सिचुएशन को वैलिडेट कर पा रहे हैं। तो ये एक थेरेपी का काम करता है। और शकील बदायूनी को इसीलिए मैं ये कह सकता हूँ कि शकील बदायूनी एक साइकोलॉजिस्ट है, एक लिटरेरी साइकोलॉजिस्ट है, या एक कह सकते हैं कि एक पब्लिक साइकोलॉजिस्ट है, क्योंकि उनके पेन के एक्सप्रेशन में, उनकी कविता में दूसरे लोग अपने पेन को वैलिडेट करते हैं। तो ये एक तरीके की थेरेपी है जो शकील बदायूनी की गजल के माध्यम से हो रही है। एक और छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, एरिस्टोटल और प्लेटो ने भी इस संदर्भ में बात कही है। वो कहते हैं कि लिटरेचर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप अपने पेन जैसा सिमिलर पेन किसी जगह देखते हैं लिटरेचर में, जैसा पेन आपके अंदर है वैसा ही लिटरेचर के अंदर देखते हैं, तो क्या होता है कि आपका पेन न्यूट्रलाइज हो जाता है। ये एक, इसे कह सकते हैं कि लाइक क्योर्स लाइक, एक जैसा चीज दूसरे चीज का इलाज करता है। जैसे जहर जहर को काटता है, वैसे ही दुख दुख को काट देता है। तो ये, अगर प्लेटो और एरिस्टोटल के टर्म्स में बात करें, तो इसे कहते हैं कैथारसिस, रेचन। तो आप अपने पेन की सिमिलरिटी जब देख पाते हैं, तो कविता के अंदर देख पाते हैं, तो इससे आपके पेन जैसा ही पेन दूसरी जगह जब आप देख पाते हैं, तो उस वो पेन और ये पेन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसी न्यूट्रलाइजेशन को हम कहते हैं कैथारसिस या रेचन। एरिस्टोटल ने और प्लेटो ने दोनों ने इस संदर्भ में बात कही है। तो खैर, शकील बदायूनी की ये जो पोएम है या जो गजल है, तो इसके अंदर एक थेरेप्यूटिक टेक्निक है, थेरेपी है इसके अंदर। कैसी थेरेपी? आपके पेन को वैलिडेट करने की थेरेपी, आपको कैथार्टिक इफेक्ट देने की थेरेपी। इसलिए लिटरेचर जो है, अगर वो पूरी शिद्दत के साथ लिखा जाए, पूरी ऑनेस्टी के साथ लिखा जाए, फेक ना हो, तो वो थेरेपी का काम करता है। तो जरा थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो गजल है, ये जो गजल है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसके जो कुछ कपलेट्स हैं
इन कपलेट्स के बारे में ये पढ़ लेते हैं इसको और ये देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। एक सेकंड में जरा इसको देख लेता हूँ। हाँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब मैं बता दूंगा। थोड़ा सा उर्दू ऐसा लगता है थोड़ी सी कठिन है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं। तो ये जब मैं पढ़ूंगा तो इसका मतलब जब समझ लेंगे हम, तो जैसा आपने प्रश्न पूछा है कि इससे ये पता चल जाएगा कि ये नॉर्मल टॉर्चर है कि आपकी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल पेन नॉर्मल है, ऑर्डिनरी पेन है या नार्सिसिस्टिक पेन है, इसको हम देखेंगे। तो ये तभी पता चल पाएगा जब हम गजल के अंदर छुपे हुए पेन को देख पाए कि ये पेन नॉर्मल पेन है कि ये नार्सिसिस्टिक पेन है जिसके बारे में बात हो रही है। तो गजल इस तरीके से है, पहला इसका कपलेट, ये पहला शेर इस तरीके से है। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे। हम नफस का मतलब जो एक साथ सांस लेने वाला यानी फ्रेंड। हम नवा मतलब जो हाँ में हाँ मिलाए यानी साथ सपोर्ट दे अपनी बात से, उसे कहते हैं हम नवा यानी दोस्त। मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे। दोस्त बन के दगा न दे यानी दोस्त बन के मैनिपुलेशन मत करो मेरे साथ। मैं हूं दर्द इश्क से जां बलम, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मैं हूं दर्द इश्क से जां बलम, प्यार का दर्द जो है वो मेरी जान को मेरे होठों तक ले आया है, यानी मेरी जान बस निकलने ही वाली है इस प्यार के दर्द से। और अब मुझे जिंदगी की दुआ मत दो, क्योंकि प्यार का दर्द, तुम्हारे प्यार का दर्द मेरी जान बस लेने ही वाला है। तो आप देखिए इसमें बहुत ज्यादा दुख नजर आ रहा है इस कपलेट के अंदर। यानी कि ऑथर की हालत ये है कि ना ऑथर जीवित रह पा रहा है, ना ऑथर मर पा रहा है, तो वो बीच में ही अटका हुआ है। और उसका दुख ये है कि उसको दोस्त बन करके दगा ना दो, दोस्त बन करके उसको धोखा ना दो। तो ये कोई ऑर्डिनरी सफरिंग नहीं है, ये बहुत डीप सफरिंग है। और निश्चित रूप से शकील बदायूनी ने अगर इस कपलेट को लिखा है तो इतना इंटेंस पेन जो है बिना इसका एक्सपीरियंस लिए हुए, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के कोई इस तरीके से पेन को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो बहुत ही डीप पेन को ये कपलेट दिखाता है। मेरे हम नफस मेरे हम नवा, मेरे सांस में सांस मिलाने वाले और मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाले मेरे दोस्त, मुझे दोस्त बन के धोखा मत दो। मैं हूं तुम्हारे दुख, प्यार के दुख में मैं डूबा हुआ हूँ, प्यार के दर्द में मैं डूबा हुआ हूँ। मेरी जिंदगी जो है वो मेरे होठों तक मेरी जान आ गई है, निकलने वाली है जान। अब तुम मुझे जिंदगी की दुआ ना दो, क्योंकि ये दुआ तुम्हारी और मेरी जिंदगी को परेशानी में डाल रही है। तो देखिए कितना ज्यादा दर्द है इसमें। फिर दूसरा इसका कपलेट है, मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मेरे दागे दिल से है रोशनी, यानी मेरे जो जख्म है, दिल का मेरे जो जख्म है, उस जख्म से निकलने वाली जो रोशनी है, उसकी जलन से निकलने वाली जो रोशनी है, उसी रोशनी से मेरी जिंदगी है। यानी मेरा पेन जो है वो, मेरा पेन ही मुझे ये मेरा पेन ही मुझे ये बता रहा है कि मैं जीवित हूँ, उसी पेन से ही मेरी जिंदगी है। मेरे दागे दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मुझे डर है मेरे चारागर, चारागर का मतलब इलाज करने वाला यानी डॉक्टर। मुझे डर है मेरे चारागर, ये चिराग तू ही बुझा ना दे। मुझे मेरा इलाज करने वाले हैं मेरे दोस्त, मुझे इस बात का डर है, मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरी जिंदगी का चिराग तुम ही ना बुझा दो। तो ये देखिए कितना डर इस बात का नहीं है कि कोई दूसरा आकर के चिराग बुझा देगा, डर इस बात का है कि मेरा जो इलाज करने वाला है वही मेरा चिराग बुझा सकता है। तो ये नार्सिसिस्टिक पेन है, ये बिल्कुल बिल्कुल नार्सिसिस्टिक पेन है ये। मेरे दाग ये दिल से है रोशनी, इसी रोशनी से है जिंदगी। मुझे डर है मेरे चारागर, ये चिराग तू ही बुझा ना दे। ये मेरे पेन से ही, मुझे मेरा पेन ही ये बता रहा है कि मैं जीवित हूँ और तुम मेरा इलाज करने आए हो, लेकिन मेरा डर ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी का चिराग तुम ही बुझा दो। तुम मेरा इलाज करने वाले हो, लेकिन इलाज करते करते कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिंदगी का चिराग तुम्हारी वजह से ही बुझ जाए। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर। जैसे चारागर मैंने बताया, चारागर का मतलब इलाज करने वाला। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, हैं, सिर्फ तुम्हारा क्या भरोसा है,
तुम इलाज करने वाले हो मेरा, लेकिन तुम्हारा भरोसा क्या है? ये तेरी नवाजिश मुख्तसर मेरा दर्द और बढ़ा न दे। ये नवाजिश मुख्तसर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। नवाजिश का मतलब है तुम्हारी काइंडनेस, कंपैशन, और मुख्तसर का मतलब है तुम्हारे ब्रीफ। ब्रीफ बहुत छोटा, कम समय के लिए। तो कहता है शकील बदामी, कहते हैं मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है चारागर। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, क्योंकि तुम मेरा इलाज तो करने आए हो, लेकिन तुम्हारा भरोसा क्या है? ये जो तुम्हारी मोमेंट्री काइंडनेस है, क्षणिक रूप से जो तुम प्रेम दिखा रहे हो, क्षणिक रूप से जो तुम काइंडनेस दिखा रहे हो, ये तुम्हारी क्षणिक रूप से दिखाई गई काइंडनेस ही तो मेरे दुख को और ज्यादा बढ़ा दे रही है। तो इसलिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तो ये ट्रॉमा बॉन्ड का एग्जाम्पल है, नवाजिश मुख्तसर, थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए ब्रीफली प्यार का इजहार, और उसके बाद फिर गायब। तो इसकी वजह से ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट होता है। तो ये ट्रॉमा बॉन्ड का एग्जाम्पल है, बहुत ही डीप पेन है इसमें। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मेरा अज़्म, मेरा डिटर्मिनेशन, मेरा डिटर्मिनेशन मतलब मेरा जो इरादा है, वो मेरा इरादा इस रिलेशनशिप को चलाने का इरादा। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मेरा रिलेशनशिप को चलाने का इरादा इतना बुलंद है कि मुझे बाहरी लोगों से कोई खतरा नहीं, कि मुझे पराए शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ है आतिशे गुल का है कि वो कहीं चमन को जला न दे। मुझे तो इस फूल की, जिस फूल से मैं प्रेम करता हूँ, इस फूल से निकलने वाली आग का डर है। इस फूल के नेचर या स्वभाव में छुपी हुई जो आग है, उस आग का डर है कि कहीं यही फूल की ये जो आग है, इस फूल के स्वभाव में जो छुपी हुई आग है, कहीं यही मेरी गार्डन को जला ना दे, कहीं यही मेरे चमन को जला ना दे। ये मेरा डर है। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मेरा हौसला, मेरा इरादा बुलंद है रिलेशनशिप को चलाने का, कि मुझे दूसरे लोगों का डर नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि जिस फूल से मैं प्रेम करता हूँ, उस फूल के स्वभाव की जो आग है, वही आग ही कहीं मेरे चमन को जला ना दे, कहीं वही आग ही मेरे घर को जला ना दे। इस बात का मुझे डर है। वो उठे हैं लेके खुम ओ सुबह, वो उठे हैं लेके खुम ओ सुबह, अरे ओ शकील कहाँ है तू। ये थोड़ा सिंबॉलिक है कि वो शराब की सुराही और शराब का प्याला लेके उठे हैं। शराब का प्याला मतलब अपनी ब्यूटी के साथ वो उठे हैं। वो उठे हैं लेके खुमो शुबू। खुम मतलब सुराही, और सुबह मतलब प्याला। वो शराब का प्याला लेकर के उठे हैं। अरे शकील तुम कहाँ हो, कहाँ गए हुए हो तुम, दिखाई नहीं दे रहे हो। वो उठे हैं लेके खुमो शुबू, अरे ओ शकील कहाँ है तू। तेरा जाम लेने को बस में कोई और हाथ बढ़ा न दे। तेरा जाम लेने को बज़ में कोई और हाथ बढ़ा न दे। वो जाम लेकर के उठे हैं, तुम जाम देने के लिए उठे हैं, वो उठे हैं, लेकिन शकील तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम कहाँ हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो जो जाम लेकर के उठे हैं, उसको महफिल में कोई और ना ले ले, उस जाम को रह जाओ, कोई और ना ले ले। ये बड़ा सिंबॉलिक है। ये पॉजेसिवनेस की तरफ इशारा करता है। ये कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिससे तुम प्रेम करते हो वो तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम तो अपने दर्द में डूबे हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमको भूल के किसी और के साथ चले जाए। तो ये पॉजेसिवनेस का डर है। तो आप देखिए कि प्यार जो है इस इन कुछ 3-4 कपलेट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा पेन है। किस चीज का पेन है? कि वही ना मुझे जला दे, वही ना मुझे खत्म कर दे, वही ना मुझे मैनिपुलेट ना कर दे, वही मुझे धोखा ना दे दे, वही मुझे खत्म ना कर दे जिससे मैं प्रेम करता हूँ। और वो कहीं किसी दूसरे के साथ ना चला जाए, इस बात का डर है। और उसकी नवाजिशें मुख्तसर है, यानी उसकी जो जो मोमेंट्री उसका कंपैशन है, कभी थोड़ी देर के लिए रहता फिर चला जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए चला जाता है। इस मोमेंट्री नवाजिशें मुख्तसर की वजह से, मोमेंट्री कंपैशन की वजह से, क्षणिक कंपैशन की वजह से, क्षणिक दया की वजह से, क्षणिक काइंडनेस, प्रेम की वजह से, ना तो मैं इस रिलेशनशिप को छोड़ पा रहा हूँ, ना मैं इस रिलेशनशिप में रह पा रहा हूँ। तो ये निश्चित रूप से नार्सिसिस्टिक है ये रिलेशनशिप। मैं आपको एक टेस्ट भी बता दे रहा हूँ
अगर किसी रिलेशनशिप को चलाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाए और रिलेशनशिप को अगर किसी को रिलेशनशिप में आप जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं, जिसको प्रेम करते हैं, वो बहुत ही हार्ड टू कॉन्टैक्ट हो, उसको कॉन्टैक्ट करना मुश्किल हो जाए, तो आप समझ जाइए कि इसमें कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर है। तो शकील बदायूनी ने जो दर्द को फेस किया है, वो बड़ा फेस वैल्यू पे दर्द को फेस किया है, सीधे इनोसेंटली अपने दर्द को एक्सप्रेस कर दिया है। और ये नार्सिसिस्टिक पेन है, बिलवेड शकील बदायूनी के सीधे नेचर को देख करके उसको टॉर्चर कर रहे, अपने नार्सिसिस्टिक स्वभाव के चलते ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट कर रही है, ताकि ये ना रिलेशनशिप में ना रह सके, ना रिलेशनशिप में जा सके और उसके नैरेटिव का हिस्सा बन करके रह सके। तो निश्चित रूप से ये गजल जो है वो बड़ी डीपली नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप के दर्द को दर्शाती है और इसका दर्द बहुत ही गहरा है। और एक कुछ बातें मैं एक दो और भी इसके साथ आपको जोड़ना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए, पहले हम लोग इंडिया में तो इस तरीके से प्रेम संबंध के बारे में ज्यादा बात नहीं होती थी, क्योंकि बचपन में ही शादी हो जाती थी, तो बचपन में शादी हो जाने के बाद कोई प्रेम व्रेम का चक्कर ही नहीं बचता था। और एक और भी इम्पोर्टेंट बात होती थी, वो ये कि शादी जो है वो रिलेशनशिप जो है धार्मिक रिचुअल्स चलाने के लिए होती थी। तो पत्नी जो है वो रिलेशनशिप को में प्लेजर के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक रिचुअल्स को चलाने के लिए होती थी, धार्मिक जो कर्म है उनको पूरा करने के लिए होती थी। तो पति की अर्धांगिनी कहलाती थी। अर्धांगिनी का मतलब पति का आधा साथ वो देती थी, ताकि वो धार्मिक रिचुअल्स को पूरा कर सके, तो धार्मिक डिसिप्लिन को पूरा कर सके। तो इसलिए रिलेशनशिप एक मीन्स टू एंड थी, उसका एक उद्देश्य था। उसका उद्देश्य मजा लेना था ही नहीं, उसका उद्देश्य था रिलीजियस रिचुअल्स को पूरा करना, धार्मिक प्रिस्क्राइब्ड रिचुअल्स को पूरा करना, डिसिप्लिन लाइफ को जीना, ईश्वर भक्ति में अपने आप को तल्लीन करना, ये उसका एम था बेसिकली। तो इसलिए इंडिया में ज्यादा प्रेम वगैरह का डिस्क्रिप्शन मिलता नहीं, लेकिन आज समाज बदल रहा है, तो आज प्रेम एक बहुत ही कॉमन चीज हो गई है। मैं प्रेम के बारे में ये बताना चाहूंगा कि प्रेम में सफरिंग बहुत ज्यादा है लोगों की। अगर इसके बारे में ठीक से बात की जाए तो ये अपने आप में खुद ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि प्रेम एक तरीके का संघर्ष है। आप सोचिए, प्रेम से मिलने वाली खुशी जो है वो इतनी गहरी है कि वो आदमी के अस्तित्व की जड़ तक पहुंच जाती है, और जब प्रेम उसके अनुकूल नहीं होता है तो उससे मिलने वाला जो दुख है वो भी आदमी के अस्तित्व के जड़ तक पहुंच जाता है और पूरी तरीके से मनुष्य को हिला करके रख देता है। क्योंकि मनुष्य की जो पर्सनैलिटी है, उस पर्सनैलिटी की सारी कंडीशनिंग्स, सारी मान्यताएं, सारी सेल्फ इमेजेस, सारे पैटर्न्स वो प्रेम को पसंद करते हैं। तो वो सब प्रेम को पाने के लिए आतुर रहते हैं। तो प्रेम मिलने पर सब पूरी ताकत लगा करके प्रेम को स्वीकार करने लग जाते हैं, और जब प्रेम आंख से निकलता हुआ प्रतीत होता है तो वो एक भारी दुख का कारण बनता है और वो पूरी तरीके से व्यक्ति के अस्तित्व को हिला देता है। तो इसमें ऐसे में क्या करें? ऐसे में मैं आपको ये पता नहीं ये कहना ठीक होगा कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के ये बात बताना जरूरी है कि प्रेम में इमोशंस की गहराई इतनी ज्यादा है कि आप पूरी तरीके से इनोसेंस के साथ उसको अगर हैंडल करने की कोशिश करेंगे तो आप एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। अट्रैक्टिव रहेंगे लेकिन एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। इस एक्सप्लॉइटेशन से बचने के लिए थोड़ा डिप्लोमेटिक होना जरूरी है। याद रखिए, अगर आप बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक होते हैं तो प्रेम में खुशी नहीं मिलती है, फिर खुशी खुशी फिसल जाती है। और अगर बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं रहते हैं, पूरी तरीके से आप फेस वैल्यू पे हर चीज लेते हैं, इनोसेंट पूरी तरीके से रहते हैं, तो एक्सप्लॉइटेशन की वजह से खुशी हाथ से निकल जाती है। तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रहना जरूरी है, थोड़ा इंटेलिजेंट भी रहना जरूरी है, थोड़ा इनोसेंट भी रहना जरूरी है। तो इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या है? इंटेलिजेंट होने का मतलब है कि अपोजिट सेक्स के मिस्टेक को समझना। जैसे इस केस में, आपके केस में फेमिनिन मिस्टेक को समझना बहुत जरूरी है। तो ये फेमिनिन मिस्टेक क्या है? फेमिनिन मिस्टेक को समझना जरूरी है। जब मैं ये कहता हूँ फेमिनिन मिस्टेक को कहना जरूरी है, तो मैं आपको फेमिनिन स्वभाव के बारे में बता रहा हूँ कि प्रेम में फेमिनिन स्वभाव किस तरीके से काम करता है। प्रेम में फेमिनिन स्वभाव का मिस्टेक या रहस्य ये है कि उसका जो प्रेम का स्वभाव जो है वही विरोधाभासी हो जाता है।
कहने का मतलब विरोधाभासी होने का मतलब क्या है? विरोधाभास होना ही उसका रहस्य है। रहस्य ही विरोधाभास है प्रेम का। तो कैसे विरोधाभास होता है? कहने का मतलब अगर अगर प्रेमिका ये कहती है कि मुझे अटेंशन चाहिए और प्रेमिका हाई वैल्यू बिलवेड है, और हाई वैल्यू बिलवेड है, वर्शिप्ड बिलवेड है, वेल डिवोटेड बिलवेड है, लवर का पूरा लव उसके हाथ में है अगर मान लो, तो वो जब ये कहती है कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है, शिकायत अटेंशन नहीं मिलने की करती है, तो एक्चुअली उसका उल्टा जो है वो चाह रही होती है ना चाहते हुए। उसका सब कॉन्शियस चाह रहा होता है अटेंशन ना पाना, और शिकायत इस बात की करती है कि उसको अटेंशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो जब कोई व्यक्ति अंदर से ये चाहता है कि उसे अटेंशन ना मिले और ऊपर से शिकायत इस बात की करता है कि उसे अटेंशन मिले, तो जब कोई उसे अटेंशन देता है तो जो अटेंशन देने वाला होता है वो चीप हो जाता है, और जो चीप हो जाता है उसके प्रेम की कद्र नहीं रहती। तो थोड़ा सा जो डिप्लोमेटिक होता है वो प्रेम को जो है थोड़ा सा बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं बनाता है, बहुत ज्यादा सस्ता नहीं बनाता है। प्रेम को अवेलेबल रखता भी है थोड़ा सा, थोड़ा अवेलेबल नहीं भी रखता है। तो उससे क्या होता है, फेमिनिन मिस्टिक के अंदर इंटरेस्ट पैदा होता है। जब इंटरेस्ट पैदा होता है तो फिर रिलेशनशिप की गाड़ी आराम से चलती है। ये इनिशियल फेज में बड़ा जरूरी है। और अगर मान लीजिए हम बहुत ज्यादा कोई व्यक्ति अवेलेबल है, तो ज्यादा अवेलेबल रहने की वजह से क्या होता है, जब चीप हो जाता है वो, तो चीप हो जाने की वजह से उसकी वैल्यू गिर जाती है। जब वैल्यू गिर जाती है तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो एक डिप्लोमेटिक थोड़ा सा व्यक्ति जो होता है, थोड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति जो होता है, वो इस तरीके से अपने अट्रैक्शन को थोड़ा बनाए रखता है। तो जब अट्रैक्शन इनिशियल फेज फेज का जो हिकअप होता है उसको जब पार कर जाता है, तो फिर चीजें स्मूथली चलने लगती हैं। अगर उसी वक्त थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए तो फिर, और एक ऑर्डिनरी लव भी नार्सिसिस्टिक लव जितना टॉर्चर हो सकता है, टॉर्चर कर सकता है, एक ऑर्डिनरी लव भी एक वॉर की तरीके से हो सकता है। तो जब हम ये थोड़ा सा समझते हैं तो हम रिलेशनशिप को मैनेज कर सकते हैं। वरना भगवान का नाम लेना चाहिए, और याद रखिए कि वैल्यूज के साथ जीना, एक अच्छे वैल्यू सिस्टम के साथ जीना, अच्छे तरीके से भगवान का नाम लेना, और जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स मैं बताता हूँ उसको फॉलो करना, बॉडी माइंड से अपने आप को अलग करके देखना, पेन से अपने आप को डिसोसिएट करके देखना। ऐसी टेक्निक जब हम फॉलो करते हैं तो फिर कोई भी रिलेशनशिप का जो पेन हो, उस रिलेशनशिप के पेन में भी हम रीजनेबल बने रहते हैं, और उसके बाद भी हम रिलेशनशिप को हैंडल कर सकते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप का नेचर वाकई बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक है, तो फिर रिलेशनशिप में हम ट्रॉमा बॉन्ड को धीरे से ब्रेक करके और रिलेशनशिप से बाहर भी आ सकते हैं।